विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उस पेपर का नाम है माइनर केमिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर, जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट थर्ड, तीसरी यूनिट का नाम है पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, प्रदूषण और उसके कारण। उसका आखिरी वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में, मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थी, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिसमें एक मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। एक और खास बात, चलते हैं इस पहले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बीच में एक और इंफॉर्मेशन दूंगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, प्रिवेंशन, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और चेरनोबिल आपदा। ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठोस, तरल या गैसीय पदार्थों में जहां अनायास या अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति होती है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज द unintentionally or unwanted presence of radioactive materials in solid, liquid और gaseous matter। इसका प्रभाव पर्यावरण, जीव जंतु और मनुष्य पर सबसे गंदा, सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन सब पोल्यूशन में सबसे बेकार पोल्यूशन माना गया है, सबसे बुरा प्रभाव होता है, जिससे कभी कभी ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु तक हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण वायु, जल, भूमि आदि सभी जीवन सहायक प्रणालियों के लिए भौतिक प्रदूषण की तरह है। ये रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वतः स्फूर्त विघटन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः रेडियोधर्मी किरणों का उत्सर्जन होता है। ये लगातार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें यानी लघु तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ये उत्सर्जित विकिरणें बहुत डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, हानिकारक होती है और कई तरह से जैविक वातावरण को प्रभावित करती है। यद्यपि मानव जैविक समुदाय के साथ लंबी अवधि में कई प्रकार के प्रदूषण के संपर्क में रहता है, तथापि हाल के दिनों में विकिरणों के खतरे बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ध्यान रखना, बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इन विकिरणों के स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की किरणें भी शामिल होती है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। रेडियोधर्मी कणों के कुछ उदाहरण में रेडियम 224, पोटेशियम 40, कार्बन 14 शामिल है। सम एग्जांपल्स ऑफ द रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स इंक्लूडिंग रेडियम 224, पोटेशियम 40 और पोटेशियम 40 और कार्बन 14। इसके विपरीत कुछ मानव निर्मित पदार्थों में प्लूटोनियम, थोरियम का शोधन और खनन, परमाणु हथियारों का उत्पादन, ईंधन तैयार करना और परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु परीक्षण और परमाणु हथियारों का उपयोग है। द मेन सोर्स ऑफ द रेडियोएक्टिव पॉल्यूशंस आर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण क्या है, कॉजेस क्या है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है स्पीड लर्न। क्या नाम है? स्पीड लर्न। तो विद्यार्थियों, हम आगे आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको जाना, आपके प्ले स्टोर में, वहां पर आपको सर्च करना SPEED स्पीड लर्न LEARN। जब आप सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग स्टोर में जाएंगे तो आपको जो यूनिट अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके नोट्स हम देख रहे हैं, उसका PDF नोट्स आप यहां से परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। एक और आपके लिए मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम का भी हमने नोट्स अवेलेबल कराया है, वो भी आप यहां से जाकर परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये भी आपको मिलेगा। केमिस्ट्री के साथ एक मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम का भी यहां पर उपलब्ध है। हमने इसकी यहां पर अलग अलग फाइलें डाल रखी है, मतलब अलग अलग यूनिट्स के नोट्स हैं, आप इनको भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो मैं वापस चलता हूं अपने जो टॉपिक्स है उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण की, कॉजेस की। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाएं, परमाणु हथियारों का परीक्षण
और रेडियोधर्मी पदार्थों का अनुचित निपटाना भी शामिल है। इसके अलावा खनन, चिकित्सा उपयोग और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम और रेडियम भी के भी स्रोत हैं। विद्यार्थियों, यहां पर हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर को, जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, पर यदि मैं हिंदी को भी मैं भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रिफेर कर रहा हूं, पर फिर यदि दोनों लैंग्वेज को मैं पैरेलल लेकर चलूंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उसको शॉर्ट कर रहा हूं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से इसको परचेस कीजिए और पढ़िए। मानव निर्मित कारण, परमाणु दुर्घटनाएं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का वातावरण में उत्सर्जन होता है। परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग, परमाणु हथियारों के परीक्षण उत्पादक से रेडियोधर्मी तत्वों के वातावरण में प्रसार होता रहता है। खतरनाक अपशिष्टों का निपटाना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटाना न होने से यह पर्यावरण में फैल सकते हैं। खनन यानी माइनिंग, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी खनिजों के खनन से रेडियोधर्मी पदार्थों के पर्यावरण में पहुंचते हैं। चिकित्सा उपयोग, परमाणु चिकित्सा यानी रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग के दौरान होने वाली लापरवाही या रिसाव में भी प्रदूषण हो सकता है। अब नेचुरल कॉजेस क्या है? प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व, पृथ्वी की जो हमारी भूपर्पटी है यानी कि एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट are natural radioactives and can be released into the environment through the volcanics and eruptions and the ground water. देखो हम यहाँ कह रहे पृथ्वी की जो हमारी सतह है उस पर पाए जाने वाले यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जैसे तत्व स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव होते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट या भूजल के माध्यम से पर्यावरण में आसानी से फैल जाते हैं। ये नेचुरल कॉजेस हैं। उसके बाद एक और रेडॉन गैस, पृथ्वी के क्रस्ट पर, दिस इज द नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस, पृथ्वी के क्रस्ट से निकलने वाली एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न रेडियोधर्मी गैस है। कौन सी? रेडॉन गैस, जो खराब वेंटिलेशन वाले स्थानों पर जमा हो सकती हैं। उसके बाद आती है कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक विकिरण, अंतरिक्ष से होने वाली उच्च ऊर्जा विकिरण जो वायुमंडल के कारण सीमित होती है, फिर भी कुछ हद तक पृथ्वी तक पहुंच जाती, यह भी पृथ्वी को प्रदूषित करती है। अब इसके प्रभाव क्या है? इफेक्ट्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, उसके प्रभाव की बात करते हैं। मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। रेडियोधर्मी प्रदूषण से शरीर में विकिरणों का प्रवेश होता है जो कैंसर, त्वचा रोग, जन्म दोष, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और विकिरणों के संबंधित बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशंस रिलीज रेडिएशंस इनटू द बॉडी व्हिच कैन कॉजेस कैंसर, स्किन डिसीज, उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स एंड द रेडिएशन रिलेटेड इलनेस। उच्च स्तर की विकिरणों से तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। छोटे स्तर पर विकिरणों के संपर्क भी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। हाई लेवल ऑफ द रेडिएशंस कैन बी कॉजेस द इमीडिएट डेथ। दूसरा आता है इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से जल, वायु, मृदा में बदलाव आता है और यह पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पौधे और जानवर प्रभावित होते हैं। बात करते हैं आगे रेडियोधर्मी तत्वों के वातावरण में फैलने से जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दिस रिलीज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, नेगेटिवली इंपैक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी। तीसरा, विकिरण से प्रभाव क्षेत्र, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण प्रभावित क्षेत्र जैसे चिरनोबिल और फुकुशिमा के आसपास की भूमि और जल स्रोत कई सालों तक सुरक्षित नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में मानव और वन्य जीवों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है और आज भी वहां पर देखने को डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव होता है। देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पर्यावरण दुर्घटना होगी ना तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स डिसऑर्डर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इकोनॉमिक्स वहां की, क्योंकि उसको सुधारने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसलिए उस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, यानी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और मछली पालन में भारी नुकसान हो सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य महंगे हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के निवारण क्या है? प्रिवेंशन ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यहां बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा में सुधार, ठीक है, इंप्रूविंग द सेफ्टी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे बड़ी बात है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। संयंत्रों को नियमित रूप से निष्कर्षण और रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद आती है परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध होना चाहिए, यानी बैंड होना चाहिए।
तो यदि बैंड होंगे तो स्वाभाविक ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। जबकि आज का युग है कि सभी देश न्यूक्लियर पावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। परमाणु हथियारों के परीक्षण में वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संधियां CTBT का पालन करते हुए परमाणु परीक्षण को समाप्त करना चाहिए। आगे बात करते हैं रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटाना, सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट। परमाणु कचरे का उचित निपटारा किया जाना चाहिए। कचरे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत डंपिंग या अन्य सुरक्षित स्थानों पर उसे स्टोर किया जा सकता है ताकि वो पर्यावरण में घुलकर प्रदूषण को ना फैलाए। उसके बाद अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण। शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रेडियोधर्मी प्रदूषण का उपयोग और निपटारा कर सकें। बात करते हैं वैश्विक सहयोग और नियमन, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस एंड द रेगुलेशंस। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। विभिन्न देशों और परमाणु ऊर्जा और परीक्षणों से संबंधित सख्त नियम और संधियों का पालन करना चाहिए। बात करते हैं परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और चेरनोबिल आपदा यानी डिजास्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। परमाणु हथियार की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु हथियार का इस्तेमाल मानवता के लिए गंभीर खतरा है। द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स पोज अ सीरियस थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटी। पूरे मानव जीवन के लिए, मानव स्वास्थ्य पर, पूरे मानव समाज पर भारी खतरा है। परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विकिरण न केवल तत्काल भयानक क्षति करती है बल्कि इसका दीर्घकालीन प्रभाव भी बहुत नुकसानदेह होता है। हिरोशिमा और नागासाकी, हम लोग सबने सुना नाम में, परमाणु बम विस्फोट से लाखों लोग मारे गए थे और वहां के वातावरण और परिस्थिति तंत्र में कई दशकों तक नकारात्मक प्रभाव है जो कि आज भी देखने को मिलते हैं। बात करते परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत देश में भी बहुत हो गए अब तो। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है। हालांकि अगर इन संयंत्रों से कोई दुर्घटना होती है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इन संयंत्रों में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद आती है चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना एक परमाणु दुर्घटना थी जो कि सोवियत संघ के यूक्रेन सोवियत समाजवादी संघ के उत्तरी नगर प्रिप्रियत के पास 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में यह घटना हुई थी, यानी डिजास्टर हुआ था। आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा है। यही उन मात्र 2 दुर्घटनाओं में से एक है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल के 7वें स्थान पर पद दिया गया है। जो सबसे ज्यादा, और दूसरा है जापान का फुकुशिमा डाइची परमाणु दुर्घटना। आगे बात करते, इस दुर्घटना में लाखों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों लोग की मौत के शिकार हो गए थे और कई लोग विकिरण से संबंधित बीमारियों का शिकार हुए। चेरनोबिल के आसपास का क्षेत्र आज भी रेड जोन घोषित किया गया है क्योंकि इतना खतरनाक बना हुआ है कि आज भी वहां से रेडिएशन निकलती रहती है। और उस जमाने में यदि कोई व्यक्ति बच गया है तो उसकी जो संतानें पैदा हो रही है, जो उसका एक सिस्टम चल रहा है, वो भी बड़ा भयानक है, भयावह है, मतलब इतनी खतरनाक होती है ये। अब इसका कंक्लूजन क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम जिसका मानव जीवन और पर्यावरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। इसके प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक है कि हम परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार के प्रयोग को नियंत्रित करें, रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित निपटारा करें और उचित सुरक्षा मानकों का पालन करें। अगर सभी देशों और नागरिकों ने मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं तो हम रेडियोधर्मी प्रदूषण के खतरों से बच सकते हैं और एक सुरक्षित और स्वच्छ इस भविष्य का निर्माण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने बात करी है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस की। ये आपकी माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री, उसका चौथा वीडियो लेक्चर, 6th वीडियो लेक्चर, आखिरी वीडियो लेक्चर इस यूनिट का। अब प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और खास बात ये आपको मैं बता रहा था कि आप आपके मोबाइल, जो मैंने भी आपको बताया कि आपका मोबाइल कौन सा है, तो मोबाइल एप्लीकेशन आपका स्पीड लर्न, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर यदि आपको इसके नोट्स परचेस करना है
तो यहाँ पर आपको अलग अलग 12th के वीडियो नोट्स अवेलेबल है, पीडीएफ बीएससी के मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के, तो वहां पर जाइए और आप परचेस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद जय भारत। पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो जय हिंद जय भारत।